दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने खुद ही अपने पति को मार डाला क्योंकि उस लड़की को अपना पति पसंद नहीं था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के अंदर आपको मज़ा भी आने वाला है। दोस्तों, ऐसी ही क्राइम स्टोरीज आप हमेशा देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ठाणे जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है कल्याण। उत्तर और दक्षिण को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां यहां से होकर आती जाती है। कल्याण का एक उपनगर है विठलवाड़ी, जिसके परिसर में दुर्गा का मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था और उसकी शादी एक चंचल, शौक, हसीना और महत्वाकांक्षी युवती वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुखे ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और उसी सोसाइटी में किराया का एक फ्लैट लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। जगदीश सालुखे और वृषाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश की मौत हो गई। 6 मार्च 2019 को रात के लगभग 11 बजे वृषाली ने वही पास में रहने वाले जगदीश सालुखे के मामा नंदलाल सौदाणे को फोन किया और वह घबराई हुई लग रही थी। फोन नई बहू वृषाली ने किया था। फोन सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। वृषाली उनसे मदद मांगते हुए कह रही थी कि मामा जी, यहाँ घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने जगदीश को मार दिया है। प्लीज मामा जी, आप जल्दी घर पर आ जाएं। ये सारी बातें वृषाली ने रोते हुए एक ही सांस में नंदलाल को बता दी थी। नंदलाल ने वृषाली को धीरज बंधाते हुए कहा कि वह तुरंत उसके घर पहुंच रहे हैं। जगदीश के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुखे रहता था। नंदलाल ने यह जानकारी कांचन को भी दे दी। वह भी अपने मामा के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गया। थोड़ी सी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुखे के जान पहचान वालों और नाते रिश्तेदारों की भीड़ एकत्र हो गई। उनकी नजर घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश सालुखे बेड पर पड़ा था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जगदीश सालुखे की पत्नी वृषाली पति के शरीर से लिपट लिपट कर रो रही थी। जगदीश सालुखे के घर पहुंचकर उसके भाई कांचन सालुखे और मामा नंदलाल सौदाणे ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से पास ही गुलाबराव पाटिल के दवाखाने लेकर गए, जहां से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। इस पर वे जगदीश सालुखे को डॉक्टर भुजबल के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां डॉक्टरों ने जगदीश सालुखे की स्थिति देखकर उसे रुक्मणी बाई अस्पताल रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ अस्पताल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। जिला अस्पताल से सूचना मिलते ही पुलिस थाना कोलसेवाड़ी में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद SI SS तड़वी 2 कांस्टेबलों के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। इसकी जानकारी उन्होंने सीनियर PI साहूराज सालवे को दी थी। अस्पताल पहुंचकर वह अभी मृतक के परिवार से पूछताछ कर ही रहे थे कि उसी समय थाने के DSP संजय शिंदे, SP पवार, सीनियर PI साहूराज सालवे, PI मधुकर भोंगे, API सुनीता राजपूत, SI नलावड़े, हैंड कांस्टेबल हनुमंत सिरके, अविनाश काले, प्रकाश मुंडे के साथ अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरसरी निगाह से मृतक जगदीश सालुखे के शव का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चले जाने के बाद सीनियर PI साहूराज सावले ने अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर जगदीश सालुखे का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। इसके बाद वह सीधे घटना स्थल पर गए
घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करके थाने लौट गए। थाने लौटकर जब उन्होंने अपने सहायकों के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुखे की हत्या की कड़ियों में कई पैंच नजर आए। मामला वैसा नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था। मामले की तह में जाने के लिए जगदीश सालुखे की पत्नी वर्षाली का बयान बहुत ही जरूरी था, लेकिन उस समय वर्षाली बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई साउराजे ने पूछताछ करने के लिए वर्षाली को दूसरे दिन थाने बुलाया और मामले की तफसील पीआई मधुकर भोंगे और एपीआई सुनीता राजपूत को सौंप दी। दोस्तों, इस कहानी के अंदर आगे क्या होने वाला है, उसके पति को किसने मारा, ये सब इस कहानी को आगे आपको सब पता चल जाएगा। बेसब्री से इस कहानी को आगे ध्यान से सुनिए। वर्षाली ने अपने बयान में बताया कि घर में साग सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश सालुखे को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वह काम से लौटते समय खाली हाथ आ गए। इस पर वह सीधे बाजार चली गई। बाजार से लौटकर जब वह घर आई तो घर की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर जब वह अपने पति जगदीश के पास पहुंची तो वह बेहोश पड़े थे। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसकी शादी के सारे जेवर चोर ले गए थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल सोदाने को फोन पर सारी जानकारी दे दी। हालांकि पुलिस ने वर्षाली सालुखे के बयान पर बांधवी की धारा 174 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक वर्षाली पर गया। वह सीधे सीधे पुलिस के रडार पर आ गई। जगदीश सालुखे के परिवार वालों ने उसकी मौत को गहरी साजिश बताया था। परिवार वालों के बयान के अनुसार वर्षाली जगदीश के साथ हुई अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के पहले वह दो बार जगदीश सालुखे से शादी करने के लिए मना कर चुकी थी। ये शादी उसे उसके घर वालों के बाहरी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। पुलिस टीम ने जब इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए वर्षाली से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में वह कुछ इस तरह फंसी कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 23 वर्षीय जगदीश सालुखे सुंदर स्वस्थ युवक था। वह मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुखे सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत काश्तकारी थी। इसके अलावा रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सालुखे की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर कोलसेवाड़ी में रहता था। दोस्तों, ये कहानी जगदीश सालुखे की शादी से पहले की है कि किस प्रकार जगदीश सालुखे की शादी हुई और किस प्रकार वर्षाली की जबरदस्ती उससे शादी करवाई गई और किस तरह से वर्षाली ने जगदीश सालुखे की हत्या की। तो आइए आगे इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गांव में नहीं लगा तो उसने शहर की राह पकड़ ली। शहर आकर वह अपने बड़े भाई कांचन सालुखे और भाभी के साथ रहने लगा। जल्दी ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश सालुखे जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी की सोचने लगे। गोकुल सालुखे ने जब बेटे की शादी की बात अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच चलाई तो जगदीश के लिए मलाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की वर्षाली ठाकरे का रिश्ता आ गया। 22 वर्षीय वर्षाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक भाई सतीश ठाकरे और माँ थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वर्षाली जितनी सुंदर थी उतनी ही वह चंचल और हंसमुख भी थी। जगदीश सालुखे को वह पहली नजर में ही भाग गई थी। वर्षाली के घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। ऊपर से उनका पुराना पारिवारिक रिश्ता भी निकल आया, इसलिए ठाकरे परिवार वर्षाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। जगदीश सालुखे और वर्षाली के देखा देखी के बाद दोनों परिवार और उनके नाते रिश्तेदारों ने मिलकर वर्षाली और जगदीश सालुखे की सगाई कर दी और साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आज के जमाने में लोग सगाई को भी आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत के साथ साथ मिलने जुलने और घूमने फिरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ वैशाली और जगदीश सालुखे के साथ भी हुआ था।
वैशाली और जगदीश सालुखे भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने लगे थे। उनका ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जगदीश सालुखे वैशाली से शादी तय होने से खुश था। दूसरी तरफ आधुनिक विचारों वाली वैशाली 6 महीने में ही जगदीश सालुखे से बोर हो गई थी। वैशाली को एक सीधा साधा नहीं, हीरो मॉडल जैसा स्मार्ट पति चाहिए था, जो उसके इशारों पर चले, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले वैशाली ने जगदीश सालुखे को फोन कर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और बुझे मन से कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के आचार विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर दोनों की शादी हो गई तो वो खुश नहीं रह पाएगी। इससे अच्छा है कि वो शादी से इनकार कर दें। वैशाली ठाकरे की इस बात से जगदीश सालुखे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वजह यह कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। सारे नाते रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। जगदीश ने जब यह बात वैशाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। तब उसका क्या अंजाम होगा वह सोच लें। वैशाली की इस धमकी से जगदीश सालुखे बुरी तरह डर गया। उसने वैशाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इस बात की खबर जब वैशाली के घर वालों को लगी तो वे भी सकते में आ गए। उन्होंने वैशाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में वैशाली ने अपनी गलती मानी और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जगदीश सालुखे के परिवार वालों को वैशाली की बातों पर यकीन नहीं था। वह वैशाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में वैशाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से गारंटी माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वह शादी की तैयारियों में जुट गए। घर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर वैशाली जगदीश सालुखे से शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश सालुखे को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जगदीश सालुखे को वह पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि वह अपने शादी के लिए टाल मटोल कर रही थी। शादी के सप्ताह भर पहले वैशाली ने जगदीश सालुखे को एक होटल में बुलाया और वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले अपना कैरियर बनाएगी, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेगी। तब तक के लिए वह शादी की तारीखों को आगे बढ़वा दें। जब कैरियर बन जाएगा तो वह शादी विवाह तो कभी भी कर सकते हैं। इस बार जगदीश सालुखे ने वैशाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा, ये बात तुम अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती हो? मुझसे यह सब नहीं होगा। इतना कहकर जगदीश सालुखे गुस्से से उठकर वहां से चला गया। जगदीश सालुखे के इस रवैये से वैशाली जल भून गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए उसे ही कुछ करना था। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घर जाने के बाद वह सारी रात अपनी समस्या को लेकर सोचती रही, करवटें बदलती रही और सुबह तक उसने समस्या का जो हल निकला वह काफी खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वैशाली और जगदीश सालुखे की शादी को लेकर उत्साहित थे। वैशाली की शादी हो रही थी, इस बात को लेकर उसकी सहेलियां और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वह सब वैशाली की शादी बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसे वैशाली आजकल कहकर टालती रही। वैशाली ने शादी के 2-4 दिन पहले अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी और इसे खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया गया। वैशाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया तो जरूर था, पर उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। घर लौटते समय वैशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कह दिया, लेकिन जगदीश ने टिफिन का खाना नहीं खाया। घर जाने के बाद उसने टिफिन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आई, जिसकी वजह से जगदीश ने खाना फेंक दिया और उस खाने में वैशाली ने बड़ी चालाकी से जहर डाला था। अंततः 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वैशाली ठाकरे और जगदीश सालुखे की शादी हो गई। शादी के बाद ये दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी से जगदीश सालुखे तो बहुत खुश था और वैशाली के सारे गिले शिकवे भूल गया था, लेकिन वैशाली शादी से अभी तक खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वैशाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। वह बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी। इससे तंग आकर जगदीश सालुखे के परिवार वालों ने उसे कहीं अलग रहने की सलाह दी। अंततः जगदीश उसी परिसर में एक किराए का फ्लैट लेकर वैशाली के साथ रहने लगा।
वृषाली यही चाहती भी थी कि उसे कोई रोकने टोकने वाला न हो। नए घर में आने के बाद वह पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी। लोग शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी हंसी खुशी चलाते हैं, लेकिन जिस दाम्पत्य जीवन की नींव रेत पर खड़ी हो वह भला कितने दिनों तक चला सकता है। और ये जगदीश सालुके के साथ भी हुआ। उसकी शादी हो तो गई, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अपनी आज़ादी के लिए वृषाली सालुके ने जो रास्ता चुना वह सीधा जेल में जाकर खुलता था। घटना के दिन वृषाली काफी खुश थी। उसने काम से लौट कर आए जगदीश सालुके से प्यार भरी बातें की और अपनी योजना के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला दिया। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन व्याकुल होने लगा। इसके पहले कि वो उठकर बाथरूम में जाता, वृषाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। वृषाली को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि पति मर गया है, तब उसने ड्रामा करते हुए जगदीश नंदलाल सौदाने को फोन कर दिया। वृषाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। शादी से आजादी पाने के चक्कर में वह एक ऐसी खाई में जा गिरी जहां से उसका निकलना संभव नहीं था। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम ने वृषाली सालुके से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसे भादवी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये कहानी लिखे जाने तक वृषाली सालुके जेल में थी। पीआई मधुकर भोगे और उनकी टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला सिर्फ पति के न पसंद होने का था या फिर